सभी किसान साथियों को नमस्कार। मेरा नाम है सर्वेश बुंदेली और किसान ऑफ इंडिया की टीम है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले में, जहां पे बहादुरपुर नाम का एक गांव है। वहां पे हमें आज एक प्रगतिशील किसान से मिलने आए हैं और आपको दिखाने आए हैं कि कैसे प्राकृतिक खेती की जाती है और वो किस तरह से प्राकृतिक खेती के माध्यम से सब्जियों का उत्पादन भी करते हैं, जिनसे हम जानेंगे कि किस तरह से वो उत्पादन कर रहे हैं, किन किन चीज़ों का उत्पादन कर रहे हैं, तो किस तरह से वो अपनी मार्केट क्रिएट कर रहे हैं। आइए हम आपको मिलाते हैं मनोज कुमार सिंह जी से, जिनसे हम जानेंगे इस प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तार से। सर, किसान ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मनोज कुमार सिंह, ग्राम बहादुरपुर, पोस्ट कनवा, ब्लॉक त्रिवेदीगंज, हैदरगढ़, बाराबंकी के मूल निवासी हैं। हम 2019 से प्राकृतिक खेती करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब हम प्राकृतिक खेती स्टार्ट किए, हमने साइड में पेड़ लगवाए महोगनी के पेड़ लगवाने के बाद में इसमें साइड में नाली खुदवाई कि दूसरे लोग यूरिया या कुछ इस्तेमाल करें रासायनिक, तो वो हमारे खेत में ना आए। उसके बाद में हमने इसमें आम, अमरूद, ये सब पौधे लगाए और कुछ बीच बीच में नींबू के पेड़ भी लगे हुए हैं, आंवला लगाया है। ये सब पेड़ लगवाए हैं इसके लिए कि इनसे ना आए और हमारे जो इसमें जीवाणु हैं वो भी गर्मी में जीवित रहें। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि पहले आप रासायनिक खेती करते थे या शुरू से ही प्राकृतिक खेती कर रहे हैं? और प्राकृतिक खेती अगर शुरू से नहीं कर रहे हैं, बाद में स्टार्ट किए, तो क्या रीज़न था कि आप प्राकृतिक खेती की तरफ आ गए कि प्राकृतिक खेती करना चाहिए? हम रासायनिक खेती सन 1994 से कर रहे थे। अच्छा। और बढ़िया खेती कर रहे थे। उसके बाद में 2019 से हमारे रिश्तेदार हैं जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, सुभाष पालेकर कृषि, तो उनके अनुसार, उनके कहने पर हम ये प्राकृतिक खेती करना स्टार्ट किए 2019 में। कुछ बीज उन्होंने हमें दिए बोने के लिए, तो वो बीज हम उनसे लेकर आए, उससे स्टार्ट किया। उसके बाद में हम तो अब खुद भी बीज बनाते हैं और कुछ इधर उधर हमारे कई संपर्की हैं, उनसे भी ले लेते हैं। अब जैसे ये देखिए, कठिया गेहूँ है, ये हमारे उन्हीं का दिया हुआ है कठिया गेहूँ। ये हम कई वर्ष से इस्तेमाल कर रहे हैं, बोते हैं, लेकिन इसे हम थोड़ी मात्रा में बोते हैं। अभी हमारे पास इतने कस्टमर नहीं हैं कि हम इसको निकाल पाएँ। तो जैसे इस कठिया गेहूं की बात करें तो कब बुआई करते हैं? वही गेहूं जब बोया जाता है नवंबर में, जैसे अन्य गेहूं की खेती होती है रबी फसल में, उसी समय ये गेहूं बोया जाता है। और इसमें जैसे रासायनिक खेती में तो लोग गेहूं में अपना यूरिया, डीएपी और सब खाद डालते हैं, इसमें आप क्या क्या खाद और वो डालते हैं? हम इसे बीजामृत से शोधित करके और इसमें घन जीवामृत डाल के, बस अभी इसमें केवल घन जीवामृत नीचे से पड़ा है और उसके बाद में बीजामृत से शोधित करके बस बुआई कर दी है। अब जो सिंचाई करेंगे, सिंचाई करने के बाद में तब इस पर हम जीवामृत का स्प्रे करेंगे और यह जीवामृत सिंचाई के साथ देंगे। और गेहूं में जैसे मान लीजिए काफ़ी सारी फसलों में गेहूं में रोग भी लगते हैं, कीट भी लगते हैं, उसके लिए लोग रासायनिक का यूज करते हैं। आप किस चीज़ का यूज करते हैं? हमारे पास 10 पनी अर्क बना हुआ है जी, और नीमास है। हाँ, हम 10 पनी अर्क का स्प्रे करते हैं, नीमास का स्प्रे करते हैं। और ये है जौ, इसको हम गेहूं में और चना और जौ मिक्स करके आटा पिसवा के आटा बेचते हैं। और कितना लगभग उत्पादन निकल आता है? अब ये मानकर चलिए, जैसी वैरायटी होगी, हाँ, उस चीज़ का, जैसे ये जौ है, ये तो पहले से ही बोई जाती है। जो इसमें जितना गेहूं के अपेक्षा ज़्यादा पैदा हो जाती है। जैसे आप ये कि जो पूरी प्राकृतिक खेती करते हैं, कितने क्षेत्र में करते हैं? हमारे पास लगभग 3 एकड़ ज़मीन है। हम टोटल 3 एकड़ में अब इस समय प्राकृतिक खेती ही करते हैं। और ये गन्ना ये जो लगा है, ये प्राकृतिक है या किस तरह से? नहीं, ये सब प्राकृतिक गन्ना है, सब प्राकृतिक खेती से गन्ना किया हुआ है। हाँ। इसमें देखिए, ये गन्ना हम बोए हुए हैं, ये रो से रो है 9 फीट। अच्छा। इसमें हम धान भी लेते हैं। धान एक उड़ीसा का धान है, कल्पना, वो 60 दिन में वहाँ होता है उड़ीसा में, लेकिन हमारे यहाँ 90 दिन ले लेता है। वो धान हम इसमें काटते हैं।
उसके बाद में हम मसूर बो देते हैं। अब ये मसूर हमारी कट जाएगी, इसके अच्छा, बाद ये जो में, बीच में डिस्टेंस में लगा। हाँ, इसके बाद में हम उड़द बो देंगे। अच्छा, ये जो गन्ना आप लगाए हैं इसकी बुआई कब की जाती है और कैसे करते हैं? गन्ना ये हम लगवाए थे नवंबर में, ये 2019 में नवंबर में लगाए थे। गन्ना वही गन्ना हमारा बार बार, यानी हम गन्ना काट लेंगे, उसके बाद में ये गन्ना फिर तैयार हो जाएगा। तो उसी में से जो निकल आते हैं? हाँ, कल्ले जो निकल आते जो ये दिख रहे हैं, हाँ। ये सब बहरहाल अभी हम इनको काट के जानवरों को खिला देंगे, नहीं तो यही गन्ना बन जाते हैं। अच्छा, लेकिन अभी हम जो गन्ना काटेंगे वो गन्ना कटने वाला है, बस उसके साथ इसको भी काट देंगे, इसको जानवर को खिला देंगे। अच्छा, जो इन फसलों के बीच में आप ये जो लगाए हैं, जैसे आप ये बता रहे हैं कि मसूर लगाए हैं, इससे क्या फ़ायदा होता है किसानों को? क्या बेनिफिट्स है अगर दो फसलों के बीच में लगा देते हैं, और इस टेक्निक को क्या कहते हैं? ये हमारे गुरु जी का कहना है कि आप गन्ना को मूल फसल ले लीजिए, गन्ने को मूल फसल ले लीजिए, तो गन्ना तो हमारा पैदा होगा ही। गन्ना से अगर हम दूसरी रो बोए तो एक रो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ हम लगा सकते थे। हाँ, तो हमारा नुकसान कितना हुआ? नुकसान जितना ये पैदा होगा उसका आधा नुकसान हुआ, लेकिन इसमें हम 3 फसल और ले रहे हैं। हम इसमें धान भी काटते हैं, इसके बाद हम मसूर भी पैदा करते हैं, उसके बाद में हम उड़द भी पैदा करते हैं, यानी 3 फसलें ये हो जाती हैं। अच्छा, गन्ने का प्रयोग, ये जो प्राकृतिक गन्ना है, प्राकृतिक, इसका क्या उपयोग आप करते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं? इसको हम एक है लेकर जाते हैं, राब बनाते हैं। अच्छा, राब बनाने के बाद में ये राब हम बेचते भी हैं। हाँ हाँ। और कुछ राब हम अपने ये जीवामृत बनाने में यूज करते हैं। और सर, कौन कौन सी फसलें हैं आपकी, उसके बारे में? जैसे ये सामने सरसों भी है और बहुत सारी सब्जियों की भी खेती आप कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी हमें सर बताएं। अब देखिए, ये हमारी सरसों है। हाँ। अब इस खेत के चारों तरफ किनारे किनारे ये हमारे यहाँ बक्कल कहते हैं इसे। अच्छा, ये इसमें छीमियाँ आती हैं मटर की तरह, उनसे सब्जी, पहले हरी सब्जी चलती है। हाँ हाँ। हरी सब्जी बनेगी, उसके बाद में इसमें से जो दाने निकलते हैं उससे दाल भी बनती है, और वो हम बेसन के रूप में यूज कर लेते हैं। जो जीवामृत बनाते हैं उसमें बेसन डालते हैं, तो ये उसमें भी हम यूज कर लेते हैं। तो हमारे चारों तरफ ये लगी हुई है, बहुत ज़्यादा छीमी लगती, मतलब एक पेड़ में कम से कम 100 छीमियाँ लगेंगी। इसमें हमारी ये सरसों है। हाँ। इसी में ये राजमा है। तो राजमा में देखिए कहीं कहीं ये छीमी लगी हुई है। हाँ हाँ। और इसमें मीठी मटर भी है। इसमें ये हरी धनिया, देसी हरी धनिया है, खुशबू है इसमें। हाँ, एकदम। और इसी में हमने ये देखिए मेड़ पर मूली भी बो रखी है। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे काफ़ी सारे लोग अलग अलग करते हैं, आप ये जो सरसों और ये सब जो एक साथ मिक्स करके बो दिए हैं, इससे कुछ नुकसान नहीं होता? या फिर अगर बेनिफिट्स है इसका, तो क्या बेनिफिट्स है सब फसल जो एक साथ? ये देखिए, ये एक दूसरे की सह फसली है। नंबर एक चीज़ ये, जैसे एक चीज़ कोई नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है, किसी चीज़ को नाइट्रोजन की ज़्यादा आवश्यकता है, तो ये एक दूसरे की पूरक हैं। ये देखिए, ये छीमियाँ लगी हुई हैं। ये ब्लैक राजमा है। अच्छा। इसमें अभी सब्जी, थोड़े दिन बाद ये सब्जी चलेगी, उसके बाद में इसमें जो निकलेगा वो मोटा मोटा राजमे की तरह दाना निकलेगा, लेकिन ब्लैक निकलेगा। देखिए, ये हम आपको दिखा रहे थे चना वाइट, ये देसी वैरायटी है। अब इसको खाने में या पैदा होने में सब वही तरीका है जो अन्य चने का होता है। जैसे इसमें देखिए, ये लाल वाला है, ये देखिए एक ये ब्लैक गेहूं है। हाँ। लेकिन ये हम अब की बार ही बीज मंगवाए हैं, दूसरे से लिए हैं। ये ब्लैक नहीं है, ये नारंगी कलर का है। अच्छा, नारंगी कलर का गेहूं? हाँ, और ये ब्लैक गेहूं वो बता रहे थे। हाँ। कि ब्लैक हम लाए हैं। तो पिछली बार बोए थे हम, चूँकि अपने केवीके में गए, ब्लैक गेहूं देखा, उसका भी कलर इसी तरह था, तो हम उसको ट्रायल के तौर पे थोड़ा बोए हैं।
हमने ये देखिए हाँ 2 रो केले की हैं। उसके बाद में इसमें पिछली बार तो हम मिर्चा और बैंगन लगाए हुए थे, मिर्चा बैंगन टमाटर था इसमें। अब की बार इसमें हम सोया मेथी पालक ये सब लगा रखे हैं। अच्छा, कई सारी चीज़ें इसमें। हाँ कई सारी चीज़ें हैं। ये जब मतलब कुछ धूप कम लगती है ना तो उसके लिए इसमें। अच्छा, ये जो आप साइड में जैसे केला लगाए हैं, तो इसको कब लगाए थे और कितने लगभग पेड़ होंगे, इससे किस तरह से आप उत्पादन? देखिए केला हम इसमें एक बार जैसे केला लगा दिए, जी। केला लगाने के बाद में हमारा जैसे एक पेड़ फल देगा। हाँ। जैसे ये फल हम काटेंगे यहाँ से तो ये पेड़ खत्म हो जाएगा। इसको भी हम यूज कर लेते हैं। इसको काट के छोटे छोटे टुकड़ों में करके उस गड्ढे में हम डाल के, इसमें पोटास की मात्रा पाई जाती है और फास्फोरस की। तो ये जब सड़ जाता है तो इसमें बहुत बढ़िया खेत में काम करता है। तो इसका किस तरह से उपयोग करते हैं, क्या करते हैं? इसको अभी हम दिखाते हैं आपको। गड्ढे में ऐसे चाकू मारते जाओ और सड़ासड़ छोटे छोटे टुकड़े होते रहते हैं। उसी गड्ढे में हम गला सड़ा देते हैं। और ये केला कब लगाना चाहिए? मान लीजिए कोई पहली बार लगा रहा है तो। केला अभी हम केला देखिए अभी नवंबर में भी लगाए हैं। अच्छा। केला हम बारिश में भी लगाते हैं। केला जैसे ये देखिए ये इतने निकल रहे हैं। हाँ। ये केले यही हम काट लेंगे, काटेंगे इस प्रकार कि इसमें 1 2 जड़ 3 जड़ रहें। उसके बाद में यही हम लगा देते हैं। ये कितने दूरी पे लगे हुए हैं प्लांट? ये हमारे हिसाब से हमने लगवाया था, जब शुरुआत किए थे तो 6-6 फीट 8-8 फीट की दूरी बना के, इसलिए हम इधर से भी रूटावेटर ले जाना चाहते थे, लेकिन वो सिस्टम नहीं जमा कि इसको हमें मतलब एक बार लगाने के बाद में दोबारा एक पेड़ की जगह खाली ही नहीं होती। इसमें हम 3 तरह के पेड़ लगाए हुए हैं। हाँ। एक हमारा है G9 और एक चिनिया केला बिहार का है। चिनिया केला बिहार हाँ। में बहुत फेमस है। हाँ ये वाला चिनिया केला है। अच्छा। ये छोटा वाला। और ये है हम सब्जी वाला केला लाए थे, ये है गोंडा का। अच्छा सर, ये क्या है जो हम लोग देख रहे हैं, इसके बारे में हमें बताएं। इसमें हम जो एक्स्ट्रा गोबर होता है हमारा, वो गोबर डालते हैं। उसमें खेत के जो रेसिड्यू होते हैं वो डालते हैं। इसमें हम जैसे केले से फल काट लिए। अच्छा, जो बता रहे थे कि केला हाँ, जो पेड़ बचा वो, और इसके जो पत्ते खराब वाले निकल गए, वो पत्ते हम छोटे छोटे टुकड़े करके, देखिए ये टुकड़े करके इसमें हम डाल दिए। इसी में हम गोबर डालते रहते हैं, गोमूत्र भी डालते रहते हैं, और जो हमारा जीवामृत का एक्स्ट्रा बचता है नीचे का वो भी डाल देते हैं। ये कितने दिन में लगभग सड़ जाता है? ये करीब महीने 2 महीने ले लेता है सड़ने में। ये हमारा जीवामृत का टैंक है। ये 1000 लीटर का जीवामृत का टैंक है। इसमें हम जीवामृत बनाते हैं, या हमें स्प्रे करना हुआ तो स्प्रे करने के लिए हम, ये पोर्टेबल स्प्रे पंप है हमारी, इसको हम बैटरी से लगाते हैं। ये स्प्रे पंप वो देखिए हमारी चालू हो गई। इससे स्प्रे करते पूरे खेत में स्प्रे हो जाता है। और ये जो ऊपर ये फसलें लगी हुई हैं, ये हमारी सब्जी है। इस पर हम इसके साइड में किनारे किनारे हम इसमें सेम लगा रखे हैं, इसमें लौकी है, इसमें कद्दू है, इसमें करेला है, इसमें नेनुआ तुरई है, और इसमें परवल। अच्छा, परवल। हाँ, परवल भी लगा रखा है। मतलब ये पेड़ जब एक फसल हमारी जैसे इसमें ख़त्म हुई तो उसकी पत्तियां देखिए सब सूख गई हैं, और दूसरा पेड़ देखिए ये चढ़ रहा है। ये करेले का पेड़ है, इसमें देखिए करेले में फलन भी आ रही है। और देखिए सेम भी जब जगह पाएगी जितनी, सेम भी ऊपर चढ़ रही है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि कैसे आप बुआई करते हैं इसकी? जैसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देखिए जब जिस चीज़ का समय होता है बोने का, उसको हम ज़्यादातर जैसे नवंबर या जुलाई ये फसलें बोई जाती हैं, कुछ नवंबर में कुछ जुलाई में। इसके बाद में देखिए ये हमारे आलू हैं। वैसे तो हम सितंबर में ही आलू बोते थे। हाँ। लेकिन अब की बार सितंबर में बारिश अधिक होने के कारण नहीं बो पाए, तो ये हमारा 20 अक्टूबर का लगा हुआ आलू है जी। और आलू में हमने नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए ये चना लगा रखा है। देखिए बीच बीच में चना भी बोया हुआ है। और ये
3 रो आलू लगा दिए हैं। एक हाँ, एक बेड पर। बेड पर। हाँ, एक बेड पर ये 3 रो आलू लगा हुआ है। अमूमन तो सर 2 बेड ही दो रो हाँ, 2 रो लगाते थे हम। हाँ। लेकिन बीच वाला चना हम जब बोते थे, वो चना मुझे मिल नहीं पाता था। साग ही खाते थे। जब आलू खोदते थे तो वो चना हल्का फुल्का उसकी जड़ें उखड़ जाती थी, सूख जाता था, ये कम पड़ जाता था। तो हमें चना तो वैसे भी नहीं मिलता था, और चना चूँकि हमें इनको नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए चाहिए, तो हमने अब की 3 रो बो दिया चना। और ये देखिए, इसमें चना और ये आलू लगाने के बाद में हमने ये पराली से इसे ढक दिया है एकदम से। 2 अंगूर पराली से ढक दिया, इसको आच्छादन कर दिया। वो किस लिए किया जाता है? वो किया जाता है कि इसकी जब जो नमी है वो छीण ना हो, पानी मुझे बार बार जल्दी जल्दी पानी ना देना पड़े, और जिसमें जो खर वगैरह निकलते हैं, खरपतवार जो निकलते हैं, वो खरपतवार जहाँ पर पराली पड़ी रहती वहाँ निकलते ही नहीं या कम निकलते हैं। और इसमें ये जो आप रेंज बनाए हैं, तो कितना डिस्टेंस लगभग होगी इसकी? हम इसमें केवल नाली है, ये पानी के लिए नाली केवल हाँ, पानी के लिए नाली केवल है। और ये मानकर चलिए 30-32 इंच तो होगा ही बेड। और अच्छा, ये कौन सी वैरायटी है आलू की, अगर हम वैरायटी की बात करें? ख्याति जी। तो ये यहीं लोकल मार्केट से नहीं, ये हमारी है ख्याति देसी वैरायटी जी, और ये है मार्केट की। ये लगभग कितने दिन में तैयार हो जाएगा? ये मान कर चलिए, ये अभी 1 महीना 15 दिन का आलू हुआ है ये। अच्छा, नहीं, कितने दिन में ये खेत में बेचने लायक हो जाएगा? हम 90 दिन के पहले नहीं खोदते हैं आलू। अच्छा, जैसे आप और भी ये फसलें हैं जैसे हम लोग देख पा रहे हैं सर, इसके बारे में भी हमें बताएं। ये हमने हमारे यहाँ देहाती भाषा में कहते हैं दबिला। अच्छा। देसी मटर, ये देसी मटर है, और इसमें थोड़ी थोड़ी दूर पे ये फेंक दी है तोरिया, इसमें यानी वो भी हो जाएगी और मटर भी हो जाएगी। तो मटर की बुआई कब करना चाहिए? हम ये नवंबर में बोए थे। अच्छा, ये जितनी भी रबी फसलें हैं? हाँ, ये सब नवंबर में बोए थे, बस उसमें थोड़ा 10 दिन इधर 10 दिन उधर, बस ऐसे। अच्छा, वैज्ञानिक तकनीक बताई जाती है कि लाइन से लाइन, क्यारी से क्यारी डिस्टेंस। देखिए, आपकी मैं जितनी भी फसलें देख पा रहा हूँ लगभग सब छिटकवा विधि से बोई हुई है। देखिए, हम सबसे पहले इसमें टोटल बारिश के पहले हम जब सितंबर में ये खेत तैयार किए, हमने इसमें टोटल बेड बनाए। अच्छा। ये हमारे वहाँ तक टोटल बेड था। ये बेड हमने तैयार किए हैं आलू वाले, बाद में फिर दोबारा हम तैयार किए हुए हैं। अच्छा, रासायनिक खेती और ये जो प्राकृतिक खेती है, दोनों में कितना आपको अंतर समझ में आता है, और क्या इसके क्या फ़ायदे समझ में आते हैं? देखिए, अगर ये कहा जाए कि रासायनिक खेती और इस प्राकृतिक खेती में जमीन आसमान का अंतर है। जो अन्न, जो कहावत है, जो जैसा खाएगा अन्न वैसा ही उसका होगा मन। ये खाने से हम मेहनत करते हैं, सब कुछ है, उसके बाद में कम पैदा होता है, सही है, लेकिन इसका अन्न खाने से आदमी बीमार भी नहीं पड़ता है। हम शुरुआत में तो थोड़ा बहुत दिक्कतें होती थी, उसके बाद में हम लगातार यही, हमारे घर में टोटल सब कुछ खान पीन सब इसी चीज़ का है। हम कोई चीज़ बाहर से नहीं खरीदते हैं, सब कुछ पैदा करते हैं, सब कुछ वही खाते हैं। अब जैसे इसमें का हम आटा है, आटा हम कई डॉक्टरों को देते हैं, जो आटा हमारा एक बार खाता है वो बार बार हमसे वही आटा मंगवाता है। काला नमक चावल है, काला नमक चावल जहाँ जहाँ हम जिसको जिसको दिए हैं वो हर साल हमसे लेता है। पहले हम देखिए थोड़े में काला नमक चावल लगाते थे, मतलब धान, उसके बाद में और बढ़ाए, फिर और बढ़ाए, अब की बार तो उस वाले खेत में बहुत ज़्यादा में किए। लेकिन खैर अभी हमारे पास है काला नमक, धान और चावल सब मिल जाएगा, और जय श्री राम मिल जाएगा, सब प्राकृतिक खेती का। अच्छा, और जैसे आप काला नमक धान की बात किए, और कौन कौन सी आप
फसलों का उत्पादन करते हैं, किन किन वैरायटियों का करते हैं जो यूनिक हैं या जो लोगों को अमूमन नहीं मिल पाती हैं? देखिए हमारे पास जैसे कठिया गेहूँ है, एक चावल काठा है और एक है पैगम्बरी या सोना मोती कहते हैं। हाँ, सोना मोती। हाँ, ये बताते हैं हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का गेहूँ है सोना मोती। ये सब गेहूँ की वैरायटी हमारे पास हैं। इनके बीज भी हमारे पास हैं और आटा भी इसका मिल जाएगा और गेहूँ भी मिल जाएगा। लेकिन ये सब हम इसमें ये समझिए कि सलाह पर ही, डॉक्टर्स की सलाह पर ही हम इसमें गेहूँ, जौ और चना मिक्स करवा के तब देते हैं। हम सोनम तैयार किए हैं, देसी सोनम। ये हमारे पास 6 वर्ष पुराना, यानी हम वही धान जो सबसे पहले खेती स्टार्ट किए थे, प्राकृतिक खेती, जो धान पैदा किए थे सोनम, इसमें हमारा 1 बीघा खेत है, इसमें हमने 6 बोरी यानी तिछंग 18 2 कुंटल धान 1 बीघे में काटे थे। इसमें हम 20 कुंटल धान काटते थे रासायनिक जब करते थे। जब हम शुरू किए थे अच्छा, तो पहले साल हम इसमें 2 कुंटल धान केवल काटे थे। अच्छा, साल भर जैसे 3 कृषि मौसम होते, खरीफ, रबी, जायद जी, तो तीनों मौसम में आप किन किन चीज़ों का उत्पादन करते हैं? जैसे खरीफ में हो गया, आप धान की खेती कर लिए, धान में काला नमक धान हुआ और जो भी आप वैरायटी बता रहे हैं। उसके बाद रबी के सीजन में गेहूं हो गया और जो भी सब्जियां हैं। जायद के मौसम में आप क्या करते हैं? सर हम इसमें उड़द बो देते हैं। उड़द है, मसूर है, मूंग है, ये सब चीज़ें उधर हो जाती है। इसमें तो सब्जी ही रहती है। इसमें अभी देखिए आलू खोदने के बाद में इसमें प्याज लग जाएगा, इसमें कहीं कोई सब्जी हो जाएगी, सब्जी ही इधर बढ़ जाएगी। उसके बाद जैसे जैसे फसलें इधर कटती जाएंगी दूसरी फसल बोते रहेंगे, यानी यहाँ कोई भी जगह आपको खाली नहीं मिल पाएगी। जब आप प्राकृतिक खेती शुरू किए, कहीं से ट्रेनिंग लिए, कैसे आप शुरू किए और ट्रेनिंग वगैरह आप कहाँ से लिए? हम कहने के लिए तो कह सकते हैं, हमारे एक रिश्तेदार हैं मौसी के लड़के, अब उन्हीं से आप ट्रेनिंग समझ लीजिए, या जैसे भी हम पहले भी कह चुके हैं, हम अनटेंड हैं। हम एसपी के किसान ज़रूर हैं, सुभाष पालेकर खेती करते हैं, उन्हीं के वीडियो देखकर, और प्रेरणा स्रोत हमारे भाई हैं श्री शेषपाल सिंह, उन्हीं के द्वारा हम ये खेती स्टार्ट किए। कितना इससे लाभ आपको समझ में आ रहा है रासायनिक की तुलना में? अगर हम पैसों की भी बात कर लें कि इनकम की, एक क्योंकि एक तो होता है कि हम लोग अपने खाने के लिए उत्पादन कर रहे हैं, दूसरी चीज़ों से हमें वो नहीं है कि हम शौकिया खेती कर रहे हैं कि प्राकृतिक कर ले रहे हैं, हमें उससे इकोनॉमिक कितना बेनिफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है वो मतलब नहीं है। और किन किन चीज़ों की समस्याएं आ रही हैं प्राकृतिक खेती में? देखिए, अगर हम ये कहें कि प्राकृतिक खेती कर इसको हम जैसे हमें बेचना है जी, हम कोई भी चीज़ इसमें कि जिस प्रकार से बेचते हैं, तो हम इसमें 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए का एकड़ हम कमा सकते हैं। लेकिन हमें ये भी तो देखना है कि हम क्या खा रहे हैं। इसमें का जो अनाज हम पैदा करते हैं, जो सब्जी हम पैदा करते हैं, पहले खुद खाते हैं, उसके बाद में जो एक्स्ट्रा हुआ जब बचा वो हम बेचते हैं ना कि हम सब टोटल तो बेच नहीं लेते। अगर हम सब बेच लें तो हमें देखना चाहिए हम सब्जी कितने की खा रहे हैं, हम सरसों का तेल कितने का खा रहे हैं। हम 300 रुपये लीटर सरसों का तेल बेचते हैं, और सरसों का तेल अगर हम 300 रुपये लीटर हम जोड़ लें कि हम कितना खा गए, सब्जी हमारी 60 रुपये किलो बिक जाती है। हम सब्जी कितनी यूज कर रहे हैं? किस चीज़ की सब्जी? जैसे सब्जी में तो कई सारी, हम सब्जी में समझिए सारी सब्जियां, लौकी, तुरई और पालक, ये जो भी सब्जी हमारे पास निकलती है हम सब 60 रुपए में देते हैं। मार्केट में सस्ती महंगी मार्केट से में मतलब नहीं। सस्ती हुई कि महंगी हुई, वहाँ 100 रुपये किलो हो जाए आप 60 में ही हम देंगे। 60 में देंगे, और वहाँ 10 रुपए किलो हो जाए आप 60 में। 60 में देंगे। और जो चावल, गेहूं, आटा है वो क्या रेट देते हैं? वो हमारा हर चावल का रेट अलग अलग है। थोड़ा सा उसके बारे में भी हमारे हमारे पास जैसे सबसे महंगा चावल है काला नमक, ये हम 250 रुपये किलो देते हैं। उसके बाद में हमारे पास है ननचुनिया बादशाह, ये हम 200 रुपये में देते हैं। ये ननचुनिया बादशाह मैं पहली बार नाम सुन रहा हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। ये ननचुनिया बादशाह पसंद की जैसे ही दिखता है, लेकिन इसका स्वाद एक अलग है। आकार उसका वही है, थोड़ा देखने अगर
दोनों हाथ में लिया जाएगा तो अंतर समझ में आता है, अन्यथा अंतर समझ में आदमी नहीं बता पाएगा। और उसके बाद में हमारे पास है कल्पना, जो हम 70 रुपये में चावल देते हैं। N12 हम 80 रुपये 90 रुपये में दे देते हैं। जय श्री राम हम 100 रुपये में चावल देते हैं। अगर इन धानों के मतलब धान किसी को चाहिए तो ये सब धान भी मिल जाएंगे, बीज भी मिल जाएगा, सब देसी वैरायटी हैं। और ये प्राकृतिक विधि से तैयार किया हुआ सब प्राकृतिक विधि से, न इसमें न कोई पेस्टिसाइड है न यूरिया। सन 2019 से इसमें कोई यूरिया का अंश नहीं मिलेगा आपको। और हमारे पास प्रमाण पत्र भी है, एपीडा से जैविक प्रमाण पत्र है। अच्छा, वो जैविक प्रमाण पत्र कैसे मिलता है उसके बारे में भी थोड़ा उसके लिए हर वर्ष मतलब 1 वर्ष में 2 बार वो आते हैं चेक करने। अच्छा, वो आएंगे, मिट्टी चेक करेंगे, बराबर आपकी फसल चेक करेंगे, आप क्या क्या बो रहे हैं वो सब देखेंगे। उसके बाद में उसका फीस जमा होती है, उसका प्रमाण पत्र इशू करेंगे वो। तो कितने दिन में, कितने साल में प्रमाण पत्र इशू हो जाता है? ये पहले 3 वर्ष वो उसमें चलता है, ट्रायल पीरियड। ट्रायल में, यानी ABC करके 3 वर्ष बाद पूर्णतः जैविक प्रमाणित पत्र मिलता है। अच्छा, हमें एक चीज़ और बताएं कि जैसे आप बताएं कि हम मार्केट इस तरह से वो कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। आपको बाराबंकी ज़िले में एज अ प्रगतिशील किसान देखा जाता है, आपको काफ़ी सारी गोष्ठियों में भी बुलाया जाता है। जी जी, काफ़ी सारे एग्रीकल्चर से संबंधित, जो भी किसानों से संबंधित, एग्रीकल्चर संबंधित प्रोग्राम होते हैं, वहाँ भी स्पीक देने के लिए बुलाया जाता है, अपने उत्पादों की प्रदर्शनी के लिए बुलाया जाता है। तो जिले भर में किस तरह से परिवर्तन आ रहा है प्राकृतिक खेती को लेकर, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? देखिए, किसान किसी को प्रक्रिया कोई अपनाते या करते हुए देखकर वो कुछ फ़ायदा उठा रहा है, उसमें कुछ निकल रहा है, वो देखकर तभी बदलाव होता है। अब जैसे जब हम शुरुआत किए तो शुरुआत में लोग तो इसी रास्ते से निकलते थे तो हंसते भी थे हमारे ऊपर। अब जो दिखाई देता है, कुछ समझ में आता है आदमी के। अब हमारे गांव में ही देख लीजिए, हम आपको सुबह लेकर आए हैं। हमारे गांव में सब्जी पहले बहुत ज़्यादा होती थी, अब एकदम ख़त्म हो गई थी, कोई सब्जी नहीं बोता था। अब देखिए, आज दिखा के आपको हम दिखा के लाए हैं, सब बराबर अब सब्जी फिर लोग बोने लगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि सब कोई ये प्रयोग जीवामृत और ये सब नहीं स्टार्ट कर पा रहे हैं, उसकी मजबूरियां भी हैं। अब जैसे हर कोई टैंक बनाए अपने खेत में, गाय रखने के लिए इंतज़ाम बनाए, वो सब व्यवस्थाएं हर कोई नहीं कर पा रहा है, तो वो अपना अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, जीवामृत वगैरह नहीं डालते हैं। लेकिन गोबर की खाद वगैरह, गोबर की पांस वगैरह ये डालकर वो अब कई लोग खेती करना शुरू किए हैं। और जैसे हम जाते हैं बाहर गोष्ठी वगैरह में जाते हैं तो कई लोग हमसे फ़ोन से भी संपर्क कर रहे हैं प्राकृतिक खेती करने के लिए, और कर भी रहे हैं। कुछ लोग सलाह देता हूं मैं करने के लिए। लेकिन अभी ये मान कर चलिए, कोई अपने खाने के लिए तो कर सकता है, और इतनी बड़ी मार्केट अब हमारे पास ही है, हम जो भी तैयार कर लेते हैं। हम अगर चाहें कि हमें आज 1,50,000 रुपये की ज़रूरत है तो क्या 1,50,000 मुझे मिल जाएगा? अगर हमारे पास रासायनिक धान होता तो अभी हम चाहते, अभी हम अपना सब बेच लेते। मार्केट की सबसे बड़ी समस्या, मार्केट की सबसे बड़ी समस्या है। तो अच्छा, मार्केट की अगर बात करें तो किस तरह से मार्केट क्रिएट की जा सकती है? किस तरह से हम लोग कहें या कहें कि किसान या सरकार किस तरह से प्रयास करें कि इसकी मार्केट क्रिएट हो? क्योंकि प्राकृतिक खेती, मैं खुद ये समस्या काफ़ी ज़्यादा देखा हूँ कि प्राकृतिक खेती लोग कर तो रहे हैं लेकिन उन्हें मार्केट की समस्या आ रही, तो किस तरह से उसको हम क्रिएट कर सकते हैं? अब देखिए, हम तो भाई हर प्रकार से कोशिश कर चुके हैं। जागरूकता नाम की चीज़ नहीं है, आदमी जागरूक नहीं, इसलिए जो रासायनिक खेती किसान कर रहा है वो रासायनिक ही खाना पसंद कर रहा है, वो रासायनिक खा रहा है। हर कोई खेती से जुड़ा है। अच्छा, हम दूसरी बात करें कि इतने सारे फंक्शन पे, इतनी जगहों पे आप गए हैं, प्रगतिशील किसान हैं, तो अब तक आपको लगभग कितने अवार्ड मिल चुके होंगे एज अ प्रगतिशील किसान? अब हम गिनती तो नहीं बता पाएंगे, 10 से कम नहीं होंगे, 10 से ज़्यादा होंगे हमारे पास।
अच्छा, जो हमारे साथी किसान साथी जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जब तक प्राकृतिक खेती आदमी नहीं करेगा, आगे समस्याएं गंभीर हैं। ये रसायन आप डाल रहे हैं, जो रासायनिक खेती कर रहे हैं, हर वर्ष, अब जैसे हम पिछले बहुत पहले सुनते थे कि जब यूरिया आई थी तो 250 ग्राम का बिसुआ पड़ती थी। आज 10 किलो का बिसुआ यूरिया पड़ती है एक फसल तैयार करने में जी। तो समयानुसार रसायन बढ़ती ही जा रही है, हर वर्ष बढ़ाकर देनी पड़ती है फसल को। दूसरी चीज़ है, इससे जो रासायनिक कीट हैं, अनेक बीमारियां हैं, वो बढ़ रही हैं। उससे जो पेस्टिसाइड डाले जा रहे हैं, उससे जो शरीर हम यूज करते हैं, उससे पैदा किया हुआ अनाज, वो अनाज हमें बीमार कर रहा है। हमें कहीं डायबिटीज़, कहीं कैंसर, कहीं कोई बीमारी हो रही है। वजह है हम सब जानते हुए भी न यूरिया छोड़ पा रहे हैं, न पेस्टिसाइड छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि उसमें आराम है। हमें देखकर लोग खेती से भागेंगे, क्यों? इतनी मेहनत ज़्यादा है। लेकिन मेहनत के साथ आदमी को ये नहीं देखना पड़ता कि अभी जब आप फ़ोन किए थे 12 बजे रात को हम आए थे यहाँ पानी देखने। हमसे कहिए, हम इतना आलू जितना दिखाई दे रहा है, एक बिसुआ तो होगा, एक बिसुआ आलू हम फावड़े से गोंड़ कर बो सकते हैं। अभी हमारी उम्र 50 साल हो गई, धूप चाहे जितनी हो, गर्मी में हम खेत में काम बराबर करेंगे, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमारे साथ कह दीजिए किसी को हमारे साथ लगकर काम कर ले, 20 साल का, 18 साल का कोई, तो क्यों नहीं कर पाएगा? वजह है यही सब हैं। तो ये हमारे साथ मनोज कुमार सिंह जी थे, जिन्होंने बहुत विस्तार से बताया कि किस तरह से प्राकृतिक खेती ये लोग कर रहे हैं और किन किन फसलों का उत्पादन कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। जैसे इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि जो फसलें हैं, फसलों के बीच जैसे इन्होंने गन्ना लगाया है, उसके बीच में सहफसली ले लिए। साथ ही जैसे केले की खेती कर रहे हैं, अपने यहाँ 2 क्यारियों में केला लगाए हुए हैं, केले के बीच में पालक, धनिया, इन सब चीज़ों का उत्पादन ले लिए। और इन्होंने एक सबसे यूनिक चीज़ जो दिखाई हम लोगों को कि जो आलू है, आलू के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बीच में जो चना होता है उसके बीज डाल दिए, क्योंकि जो लेग्यूम क्रॉप्स होती हैं वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं। तो आलू को नाइट्रोजन मिल जाएगा, तो आपको यूरिया और DAP डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से विभिन्न पूरा एक विस्तार हम लोगों को बताया कि किस तरह से खेती कर सकते हैं। हो सकता है आप लोगों को ये भी लगा हो कि इनके खेत में कहीं पे भी कोई भी फसल बोई हुई है, लेकिन जैसे इन्होंने बताया कि इसका भी एक कारण है कि हम लोग क्यों बोए हैं। जहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे नाइट्रोजन की आवश्यकता है, तो हम लोग कुछ पेड़ नाइट्रोजन वाले लगा देते हैं, कुछ बीज नाइट्रोजन वाले डाल देते हैं, तो उससे नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जहाँ पे हमें समझ में आता है कि पोटास और फास्फोरस की ज़रूरत है, वहाँ पे हम लोग केले के जो डंठल होता है उसको ये काटने के बाद और उसको सड़ा के और खेत में डाल देते हैं, तो पोटास और फास्फोरस की पूर्ति हो जाती है। तो एक ये जो प्राकृतिक खेती है कि मतलब बाहर से ना हमें कुछ लाना है, जो खेत का है खेत में ही लगा देना है और उसी में नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस और अन्य जो भी पोषक तत्व हैं वो पौधे को मिलते जाएं। किसान ऑफ इंडिया इसी तरह की बहुत सारी स्टोरियां लेकर आता रहता है, गांव, शहर, पगडंडियों से, कृषि अनुसंधानों से। इसी तरह की और भी स्टोरी देखने के लिए आप लोग बने रहिए किसान ऑफ इंडिया के साथ। नमस्कार। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।